अफेयर से। स्क्रीन शेयर हो गई। ओके ओके। तो यहाँ तक हमने ये लखनऊ पैक्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हमारी जो क्लास है वो है जलियांवाला बाग ट्रेजिडी या रोलेट एक्ट। इस पे डिस्कस करते हैं। ये दोनों एक ही साल के इवेंट है, 1919 के। ये क्वेश्चन यहाँ से ही आता है बस, कि जलियांवाला बाग कब हुआ था। 1919 में हुआ था, ठीक है। 1919 में। ये रोलेट एक्ट ये क्या था ये हम पढ़ते हैं अभी। क्या था बैकग्राउंड? इंडियंस अनटाइमली स्ट्रगल्ड फॉर सेल्फ रूल अगेंस्ट ब्रिटिश एज इट वाज बिजी इन वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 बताया है ना, क्या पीरियड था वर्ल्ड वॉर 1 का? 14 से 18 तक ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। 4 साल मुसलसल। तो अभी क्या था कि ब्रिटिश वहां पे था बिजी, क्योंकि ब्रिटिश एक मेजर एक्टर था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो यहाँ पे इंडियंस ने क्या कोशिश की कि कहा कि भाई अभी ब्रिटिश वहां पे बिजी है जंग में, हम यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट के लिए या आज़ादी के लिए तहरीकें चलाते हैं, ये इंडियंस का मानना था। As the result, British formed a strategy to counter the revolutionary activist in subcontinent। तो ब्रिटिश ने क्या किया, वो क्योंकि वो तो अभी ज़ाहिर है इतनी हुकूमत कर रहा था, उसके पास इतना तो आइडिया था ना कि अगर मैं वहां पे जंग में बिजी हूँ, ये पीछे कोई ना कोई इनकलाबी बातें जरूर करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बना दी थी ब्रिटिश ने इनको काउंटर करने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी थी? कि इन्होंने रोलेट एक्ट पास करवाया ब्रिटिश ने पार्लियामेंट से। रोलेट एक्ट बिल पास करवाया। इसका क्या मकसद था? कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे पावर दिए थे, अनलिमिटेड पावर्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां पे, पुलिस थी या मैनेजमेंट की डिविजन्स थी या ऑफिसर्स थे, उन सब को इन्होंने अनलिमिटेड पावर्स दिए इस एक्ट के मुताबिक, रोलेट एक्ट के मुताबिक। सही है। क्या थे? कि अक्यूज्ड नीदर हैड राइट टू अपील नार कुड टेक द सर्विस ऑफ एनी लायर एंड गवर्नमेंट। इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ अगर कोई भी बगावत करेगा, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश बिजी था, कोई भी बगावत करेगा, कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, कोई भी आवाज उठाएगा, उसके पास ना तो हक होगा कि वो कोर्ट में जा सके या अपील कर सके या अपने लायर से या कानूनी मदद ले सके। खुदा ना खास्ता क्या होता है कि आप लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यूज करते हैं, तो हम आपको करेंगे अरेस्ट। अनलिमिटेड पावर थे ना। अरेस्ट करेंगे और कल जब आप जेल में जाएंगे तो आपके पास अपील का भी टाइम नहीं होगा और ना ही लायर को जो है ना सर्विस लेने का टाइम होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप पे कोई एफआईआर करता है या केस करता है, तो आपके पास पाकिस्तान के या सब कॉन्स्टिट्यूशंस में ये हक होता है कि आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं कि भाई ये मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ आप अपना लायर करते हैं, बट इस एक्ट के मुताबिक उन्होंने पूरे सैंक्शंस लगा दिए और अनलिमिटेड पावर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए। तो इनका मकसद क्या था? कि उनको, जो रेवोल्यूशन है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बगावत हो रही है हमारे खिलाफ, उनको जो है ना सेबोटेज किया जाए या उनको रोका जाए। ये उन्होंने ये पास करवाया बिल, जिसका नाम है रोलेट एक्ट। कुड पुट एनी अंडर द हाउस अरेस्ट विथआउट एनी रीजन। तो इस एक्ट के मुताबिक एक तो यह था कि उनके पास ना अपील का हक है, ना लॉयर से बात करने का हक है। दूसरा, वो जिसे चाहे अरेस्ट कर सकते हैं विथआउट एनी रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है रोलेट एक्ट की। ये एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट में ये क्या हो रहा था। केस एक्ट के मुताबिक कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं अपने घर से, ना अरेस्ट वारंट की जरूरत होगी, ना ही कोई रीजन की जरूरत होगी। बिना सबब जिन पे भी उनको शक होगा कि भाई ये हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो। ये रोलेट एक्ट था। एज इंडियन ड्रीम्ड फॉर सेल्फ रूल एंड सपोर्टेड ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर 1, बट देयर एस्पायरेशंस वेनिस्ड अवे विथ दिस एक्ट। क्योंकि ये एक्ट कब पास होता है? 1919 में। जंग कब खत्म होती है? वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है 18 में। तो ब्रिटिश ने क्या कहा था? ब्रिटिश ने इनसे जो है ना
इंडियंस को कहा था कि आप हमारी इस जंग में मदद करें। मदद का मतलब था कि जो आपके सोल्जर्स हैं इंडियंस के, वो हमारे साथ जर्मनी के खिलाफ लड़ें, मतलब हमारा साथ दे। तो हम आपको क्या देंगे, सेल्फ रूल देंगे, मतलब आपको प्रोविंसेस में, आपको लोकल गवर्नमेंट में हुकूमत बनाने का हक देंगे, सेल्फ रूल देंगे कि आप अपनी लोग उठाएं, उनको रिप्रेजेंट करें, वो आप पे हुकूमत करें। ये था सेल्फ रूल। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनको ये क्या कहते हैं, एक एग्रीमेंट उन्होंने उनके साथ, इंडियंस के साथ की कि आप जंग में हमारी सपोर्ट करें, हम आपको सेल्फ रूल देंगे। बट जब इन्होंने रोलेट एक्ट पास किया तो इससे इंडियंस को लगा कि भाई ये तो हमारे जो भी सपने थे उन पे तो पानी फिर गया, क्योंकि उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे दिए कि आप जिसे चाहें अरेस्ट करें, जिसे चाहें कोर्ट में भेजें, जिसे चाहें जेल में भेजें, कोई भी आपके खिलाफ बगावत करे उसके साथ उसे अरेस्ट किया जाए। तो इंडियंस परेशान हो गए थे। इंडियंस बिकेम एंग्री एंड स्टार्टेड एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट एवरीवेयर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस रोलेट एक्ट के बाद इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे ब्रिटिश के खिलाफ, और उन्होंने प्रोटेस्ट किए। ठीक हो गई। सर माइकल ओ डायर, ये था गवर्नर उस टाइम पंजाब का, जो इंडियन और पाकिस्तान, ये एक पंजाब था। तो इस पंजाब का ये गवर्नर था, जनरल डायर इसका नाम था। एट दैट टाइम ही बैंड ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन पंजाब स्ट्रिक्टली। तो इसने बहुत ही सख्ती से ओवरऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया था पंजाब में, जनरल डायर ने। जो वहां पे मेनी लीडर्स थे वर अरेस्टेड एंड पीपल गेदर टू प्रोटेस्ट फॉर देयर रिलीज इन जलियांवाला, एंड जनरल डायर ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग। क्या होता है कि जैसे जनरल डायर ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज, प्रोटेस्ट थे, कोई भी मुतालबात के लिए, हंगर स्ट्राइक्स थे, जो भी वो वहां पे लीडर्स कर रहे थे, उन सब को वो बैन कर दिया डायर ने। तो बैन करने के बाद, क्योंकि अनलिमिटेड पावर थे ना गवर्नमेंट के पास रोलेट एक्ट के मुताबिक, तो डायर ने क्या किया, उन सारे लीडर्स को जेल में, अरे पकड़ पकड़ लिया या अरेस्ट करवा लिया। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने, ये जलियांवाला बाग का नाम है, गार्डन का नाम है, ठीक है, जलियांवाला। तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे, नारे लगाने लगे ब्रिटिश के खिलाफ, जिसको कहा जाता है जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। तो फिर जनरल डायर ने क्या किया, उसने वहां पे एहलकारों को, सोल्जर्स को हुक्म दिया कि इनके ऊपर फायरिंग करो, इनको गोली मारो सीधी। तो ये ब्रिटिश का फिगर है, 379 इनोसेंट पीपल गॉट किल्ड। इस पे अभी तक ब्रिटिश पे तनकीद होती है, अभी तक होती है कि आपने बेगुनाह लोगों को मारा था। ये ब्रिटिश ने फिगर दिया था 379, बट ये 1000 प्लस थे वहां पे लोग। ठीक है, 1000 प्लस थे जिनको जनरल डायर ने सीधी गोलियां लगवाई थी बाग में के अंदर ही, जो अपने लीडर्स के खिलाफ, और जो लीडर्स जेल में थे उनकी सिंपैथी के खिलाफ वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसने गोली का ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में, जनरल डायर उसका नाम था ये। ठीक है, तो उसने ये किया था। इस पे मूवी भी बनी हुई है, जलियांवाला बाग पे, इंडियन मूवी भी बनाई हुई है इन्होंने, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये था जलियांवाला बाग ट्रेजिडी और रोलेट एक्ट, ये दोनों कब आए के वाकयात है, 1919 के। फिर क्या होता है, मोंटगी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। चलो इसको हम फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वन लाइनर्स भी हमने पाकिस्तान अफेयर्स के करने हैं। तो यहाँ तक हमने ये थ्योरेटिकल आपको ये जलियांवाला बाग की हिस्ट्री समझाई और रोलेट एक्ट बता दिया। इंशाल्लाह आपको अभी कभी नहीं, पाकिस्तान अफेयर्स में भूलेगा ही नहीं। यहाँ तक हमने ये वन लाइनर्स में से किया था। एमओ कॉलेज आपको बताया था कि इसको इनाग्रेशन किसने की थी, लॉर्ड लीटोन ने की थी। यहाँ तक हमने किया था, मुझे याद है। लॉर्ड कर्जन ने बांग्लादेश, सॉरी, बंगाल की पार्टीशन अनाउंस की थी 1905 में, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हिंदूज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये भी एमसीक्यूज आता है, ये भी हम थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल में, कि हिंदूज ने कौन सी मूवमेंट चलाई थी, स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी, जिसमें क्या था मकसद, कि जो ब्रिटिश के गुड्स है उनका बाइकआउट किया जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल्ड कब किया गया था, कैंसिल कब किया गया था, 1911 में। यह भी एमसीक्यूज आपको बता चुका हूँ।
फिर आता है शिमला डेपुटेशन 1906 में हुआ था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कितने मुस्लिम लीडर्स आर इंक्लूडेड इन शिमला डेपुटेशन? 35, ये भी बताए थे आपको। लीड कौन कर रहा था? सर आगा खान। और नेम द वायसराय विथ whom द डेलीगेशन ऑफ शिमला अकॉर्ड मेट, किसके साथ उन्होंने मीटिंग की थी? वायसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड मिंटो। ठीक है। 1906 में शिमला डेपुटेशन होता है जिसमें 35 मुस्लिम लीडर्स लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं। लीड कौन कर रहा था? सर आगा खान कर रहा था। ये ओवरऑल शिमला डेपुटेशन हमने पढ़ी हुई है। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई। जैसे ये वहां शिमला डेपुटेशन में गए थे, आपको मैंने वहां पे ही बताया था थ्योरी में कि लॉर्ड मिंटो ने इनको एडवाइस दी थी सर आगा खान को कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इससे फिर मुसलमानों के जहन में आया कि भाई हम क्यों ना अपनी एक पार्टी बनाएं। वापस आते ही उन्होंने एक पार्टी का ऐलान करवाया था, मुस्लिम लीग बनाई थी 1906 में। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनाई गई? 30 दिसंबर 1906 को। कायदे आजम ने कब, सॉरी, कांग्रेस कब बनाई गई? कांग्रेस 1885 में। ठीक है। तो पाक कायदे आजम ने कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था। अभी मुस्लिम लीग का कायदे आजम मेंबर नहीं था। कायदे आजम, ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस को कब ज्वाइन किया? 1906 में। फाउंडर कौन थे मुस्लिम लीग के? मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन सा था जिसने आइडिया दिया? नवाब सलीमुल्लाह खान। ये नवाब था, बंगाल से था ये भी। ठीक है। तो ये आप सब देख रहे हैं, कोई आगा खान है, कोई नवाब है, ये सारे वो थे। तो एक थ्योरी ये भी फिट होती है पाकिस्तान बनने में कि ये जो क्या कहते हैं, बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड लोग थे मुस्लिम्स, उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। तो उनके भी अपने मफादात थे, क्योंकि वहां पे हिंदू मेजॉरिटी थी, उनको नुकसान हो रहा था। तो वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए अलग रियासत, क्योंकि उनके जो है ना फवाद, जो है ना क्या कहते हैं, मफादात थे। तो नवाब सलीमुल्लाह खान, क्योंकि आप नाम देखेंगे ना, कोई आगा आपको नजर आएगा, कोई नवाब नजर आएगा, कोई चौधरी नजर आएगा, कोई आम बंदे नहीं थे ये। कि भाई जैसे कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग भी थे, टेक्निकल बंदे थे, यहाँ पे आपको बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स नजर आएंगे। नवाब सलीमुल्लाह खान कायदे आजम ने कब ज्वाइन किया? 1906 को, कांग्रेस को, ये याद रखिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था मुस्लिम लीग का? सर आगा खान साहब। फर्स्ट सेशन मुस्लिम लीग का कहाँ पे हुआ था? कराची में। ये आपको बता चुका हूँ, ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आ चुका है पाकिस्तान अफेयर्स में कि मुस्लिम लीग का पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था 1907 में। आदम जी पीर भाई इन्होंने प्रेजाइड किया था, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं। कायदे आजम ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? 1913 को, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस टाइम कायदे आजम कांग्रेस के भी मेंबर हैं, मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन चुके हैं 1913 में। कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन करते हैं कायदे आजम साहब, यहाँ पे आपको बताया। मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे कायदे आजम दोनों पार्टीज के मेंबर हैं। कायदे आजम प्रेसिडेंट कब बने मुस्लिम लीग के? 1916 में। ठीक हो गया। 1916 में कायदे आजम प्रेसिडेंट बन चुके थे मुस्लिम लीग के। और कायदे आजम ने, जिन्ना साहब ने रिजाइन कब दिया कांग्रेस से? 1920 में। ठीक हो गया। तो आपको क्लियर होना चाहिए, फिर रिवाइज करवा रहा हूं। कायदे आजम ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1906 में। कब किया था? 1906 में। मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 13 में, 1913 में। ठीक हो गया। फिर मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कब बना कायदे आजम? 16 में। फिर 20 में जाके कायदे आजम ने कांग्रेस से रिजाइन दे दी, कांग्रेस से रिजाइन दे दी। अभी कायदे आजम मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं और प्रेसिडेंट है उसके। और परमानेंट अगर पूछा जाए कि कायदे आजम परमानेंट प्रेसिडेंट कब बने थे, जब परमानेंट का वर्ड दे तो फिर आपने याद रखना है 1935 में। इस टाइम में कायदे आजम को मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश के हालात और आज़ादी के ख्यालात बहुत आ गए थे। उन्होंने कहा था कि बस अभी कायदे आजम ही है जो हमें बचा सकते हैं। तो इसको परमानेंट प्रेसिडेंट रखा गया था मुस्लिम लीग का 1935। अगर प्रेसिडेंट सिंपल पूछा जाए तो 1916, अगर परमानेंट का वर्ड दे दे तो फिर 35 आपने करना है। यह भी क्वेश्चन आता है, फातिमा जिन्ना जो कायदे आजम की सिस्टर थी, इन्होंने कब ज्वाइन किया था? इन्होंने ज्वाइन किया था 1938 में। ये पटना में सेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का, वहां पे
ज्वाइन किया था। तो ये साल आपको पता हो क्वेश्चन। फातिमा जिन्ना ने 1938 में ज्वाइन किया था, और फातिमा जिन्ना बाय प्रोफेशनल डेंटिस्ट थी। ठीक है, बीडीएस किया हुआ था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन, या जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है, जिसका आज तक हम 23 मार्च को दिन मनाते हैं, वो कब पास किया गया था? 23 मार्च 1940 में। ये भी डिटेल में आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। लखनऊ पैक्ट ये हमने कल के लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था, 1916 में हुआ था। किसके दरमियान? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान साइन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 28 में आई, जिन्ना के 14 पॉइंट्स 1929 में आए। अलाहाबाद एड्रेस जो अल्लामा इकबाल की स्पीच है 1930 में, ये उसमें नहीं आएंगे, विटनरी में नहीं आएंगे, बट आपको एक सीक्वेंस समझ आ जाए पाकिस्तान अफेयर्स की। सिंध को कब सेपरेट किया गया? बंबई से 1936 में। 35 नहीं करना है, जहां पे भी आपने 35 पढ़ा है वो गलत है। 36। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि सिंध को बंबई से कब सेपरेट किया गया, 1936 में, मतलब बंबई प्रेसिडेंसी थी, उसका हिस्सा था सिंध, जब ब्रिटिश ने सिंध को अनेक्स किया था, कंट्रोल किया था टालपुर्स को शिकस्त देकर। तो ब्रिटिश ने सिंध को मिला दिया था बंबई के साथ। फिर कायदे आजम मुसलसल कोशिश करते आए कि सिंध को सेपरेट किया जाए, सिंध को सेपरेट किया जाए बंबई से। तो वो फाइनली हुई जाके 1936 में। 35 में आइन आता है ब्रिटिश का, उसमें लिखा था कि सिंध को सेपरेट किया जाए। तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 1936 में। कायद पाकिस्तान 14 अगस्त को बनाया गया। सबसे पहले पाकिस्तान को किसने रिकॉग्नाइज किया? ये अभी रिसेंटली आपको सीएसएस पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन पेपर भेजा था एमसीक्यूज का, उसमें ये आया था क्वेश्चन कि पाकिस्तान को सबसे पहले किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था, तस्लीम किया था कि ये कंट्री है? तो वो था ईरान। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान को किसने तस्लीम किया था, रिकॉग्नाइज किया था? वो था ईरान। ये आपने याद रखना, ये क्वेश्चन काफी दफा आता है। जो ब्रिटिश का वायसराय था पहला कौन सा था? लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग ये ब्रिटिश या इंडिया का पहला वायसराय था ब्रिटिश का। और लास्ट कौन सा था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में इसने जो है ना बंटवारा किया था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट वायसराय तस्लीम किया जाता है इंडिया का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। फर्स्ट वायसराय इंडिया का लॉर्ड केनिंग, और लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। यह भी हम पढ़ चुके हैं। पहले गवर्नर कौन थे पाकिस्तान के बनने के बाद? कायदे आजम। बता चुका हूं, नाम आपको लिखवाए थे। सेकंड ख्वाजा निजामुद्दीन। थर्ड कौन से थे? थर्ड गवर्नर थे गुलाम मोहम्मद। फोर्थ गवर्नर थे सिकंदर मिर्जा। ये चार गवर्नर आए हैं पाकिस्तान में पहले। फिर सिकंदर मिर्जा ने गवर्नरशिप को खत्म करके प्रेसिडेंट सिस्टम लाया था, और खुद बन गए थे पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन से थे? सिकंदर मिर्जा। ये जनरल थे आर्मी के। कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान में तीन आए हैं आइन। पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था 23 मार्च 1956 को। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया था 8 जून 1962 को। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक चल रहा है 14 अगस्त 1973 को आया था। ये तीन आइन आ चुके हैं पाकिस्तान में। पहला 56 में, सेकंड 62 में, और थर्ड 73 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आपने याद रखना है। अगर कुछ पूछा जाए राइट टू एजुकेशन, यह भी क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल से भी, विटनरी में भी इस दफा आया था आर्टिकल से क्वेश्चन। तो जो बेसिक आर्टिकल है वैसे मैं आपको सारे बता दूंगा, बट यहाँ पे अभी आया है राइट टू एजुकेशन, मतलब हर शहरी के पास हक है कि वो तालीम हासिल करे। वो पाकिस्तान का आर्टिकल है 25A। ये आपने याद रखना है, रट लेना है बस, कि जब भी बात आए राइट टू एजुकेशन की, तालीम की, ये पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 25A। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 25A जो आइन का आर्टिकल है, उसमें हर शहरी को हक है कि वो तालीम हासिल कर सकता है। जो 1973 में आइन आया था उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 280। 280 आर्टिकल्स हैं उसमें। जो पहला आइन आया था 56 में, उसमें कितने आर्टिकल थे? शायद बताया हुआ है आपको, 234।
और जो सेकंड आइन आया था 62 में, उसमें आर्टिकल थे 250। और जो लास्ट आया है आर्टिकल 73 में, उसमें 280 आर्टिकल्स हैं। 1948 में क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम साहब की डेथ हो जाती है। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की पहली जंग लगती है 1948 में, कश्मीर पे, पहली जंग। और 1956 में क्या होता है आपको बताया, 23 मार्च को पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आया गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम रखा गया। फिर 58 में पहली मार्शला लगती है। 1960 में क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की जाती है 19 सितंबर 1960 में। किसके बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। कहाँ पे की गई, कराची में की गई। किसने ब्रो किया, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने यह ट्रीटी करवाई थी उन दोनों के बीच में, जिसमें 6 रिवर्स का बंटवारा हुआ था। ये आपको डिटेल में समझाया हुआ है, ये देख लें। फिर भी ट्रीटी गेव द वाटर द इंडस झेलम चिनाब, पाकिस्तान को दिए गए 3 रिवर। और 3 रिवर रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 3 इंडिया को दिए गए। क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को कौन से दिए गए, इंडिया को कौन से दिए गए। किसने ब्रो किया, वर्ल्ड बैंक ने। कब की बात है, सितंबर 1960 की बात है, कराची में हुई थी। 1972 में, यह भी बता चुका हूं, शिमला एग्रीमेंट हुई थी इंडिया के साथ। 1988 में जनरल जिया जो थे, उनका प्लेन जो है वो क्रश कर गया, डेथ हो गई थी उसकी। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है कि जनरल जिया के साथ यूएसए के एम्बेसडर थे, उनकी भी डेथ हुई थी, जिसका नाम था रेफेल। ठीक है, अर्नोल्ड रेफेल उसका नाम था, वो उसके साथ बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में। तो उसकी भी डेथ हुई थी। तो ये अपने नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन एक दो बार और भी आगे भी आएगा। ठीक है। 1988 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट की थी चेगी के मकाम पे, बलूचिस्तान में। मतलब यहाँ पे 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बन गया था। 99 में कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। 2007 में बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया। बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट है। 2014 में मलाला यूसुफजई को जो है ना, नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज। तो यहाँ तक ये हैं क्वेश्चंस। ये कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बस 5-6 करते हैं फिर क्लास खत्म कर दें। 11:15 बजे खत्म कर दें क्लास। ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता चुका हूं, ये आपने जरूर याद रखना है कि सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किस कंट्री ने किया था, ईरान ने किया था। इसलिए पाकिस्तान की ईरान के साथ अच्छी दोस्ती है अभी तक। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी एम्बेसी भी ईरान में ही खोली थी, क्योंकि तस्लीम उन्होंने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन से थे, जाहिद हुसैन, सॉरी, जाहिद हुसैन पाकिस्तान स्टेट बैंक जो है उसके पहले गवर्नर थे। अगर अभी पूछा जाए करंट अफेयर्स में, अभी स्टेट बैंक के गवर्नर कौन से हैं, उसका नाम है जमील अहमद। ठीक है, अभी स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जमील अहमद, पहले थे जाहिद हुसैन। ये नाम जरूर आपने याद रखना है। पाकि फर्स्ट कैप्टन कौन से थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उसका नाम था अब्दुल हफीज करदार। अब्दुल हफीज करदार साहब जो थे वो पहले कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। अभी जो मैच चल रहे हैं T20, उसका कौन है, सलमान अली आगा। बट ये इतना नहीं आएगा, ये आपको जरूर फर्स्ट का पता हो। ये फर्स्ट से क्वेश्चन आते हैं, वेटनरी में भी आते हैं। अब्दुल हफीज करदार साहब। फर्स्ट गवर्नर पंजाब के फ्रांसिस मूडी, ये थे। फर्स्ट सीएम पंजाब के, आपको सीएम जरूर याद रखना है पंजाब का। पंजाब का पहला सीएम था इफ्तिखार हुसैन, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपने याद रखना है, जरूर याद रखना है, ये वीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर सिंध के कौन से थे, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सिंध के पहले गवर्नर थे। ये आपका 2020 वीओ में क्वेश्चन आ चुका है। वीओ 2020 में यह क्वेश्चन आ चुका है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध।
सिंध का आपको जरूर याद होना चाहिए, सिंध का पहला गवर्नर था गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, और सिंध के पहले सीएम थे अयूब खोड़ो। यहां तक क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। पंजाब का आपने, क्योंकि ये अंग्रेज था, गवर्नर याद रखने की जरूरत नहीं है, सीएम याद रखें। सीएम कौन से थे पंजाब के पहले? इफ्तिकार हुसैन। और सिंध का आपको दोनों याद रखने, गवर्नर और सीएम भी। गवर्नर थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह और सीएम थे अयूब खोड़ो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहां तक क्वेश्चंस करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे, बाकी आगे पढ़ेंगे इसको।